और उसके बाद में हम देखते हैं जोहान देखता है इलाई को और वो कहता है अरे यार तू लायक नहीं है हेड ऑफ क्रू बनने के, तू बिल्ली को पाल रहा है। लेकिन ये देखो तो सही बोल कौन रहा है, जोहान सियोंग जो खुद कुत्ते को पाल रहा है। फिर बाद में ये बंदा बाल्डी से, मतलब ये बाल्ड आदमी साइतामा का बड़ा पापा, इससे बहस करने लग जाता है और कहता है यहाँ से साइड हो, गैंगडोंग मेरा है। लेकिन वो कह रहा होता है गैंगडोंग जैक का है, समझ नहीं आता क्या। इतने में जोहान क्या करता है, वो कहता है मैं तुझे मारू वारू, और लेकिन वो कहता है अबे तू क्या मारेगा, तू खुद तो पपलू सा हो रखा है। और वो बंदा लिटरली बिल्ली के साथ भी खेलने लग जाता है। जोहान मतलब इस मामले में तो क्यूट है। लेकिन फिर ये क्या करता है, उस बाल्डी के आंखों के सामने उस बिल्ली को लाता है और उसके मुंह पे स्क्रैच मरवा देता है। और ये बंदा बिल्ली को मार नहीं सकता, वो कहता है यार बिल्ली बहुत क्यूट है लेकिन मजा तो आया, मतलब दर्द भी हो रहा है मजा भी आया। और जोहान कह रहा होता है हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम किससे लड़े, क्योंकि लड़ने वाले ने चूज कर लिया है वो किससे लड़ेगा। और वो बंदा जोहान को मारने के लिए आ रहा होता है। बट एज वी नो जोहान भाई प्रोडिजी ऑफ फाइटिंग है, मतलब ये बंदा बहुत तगड़ा है। तो ये बंदा लिटरली इलाई को बहुत गंदा पंच मारता है और फिर गन स्टार्ट करता है कि यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं इस दुनिया के अंदर, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो। तो कोई कहता है अबे तूने पहले बोल दिया है ये। गन कह रहा होता है डिपेंड करता है तुमने क्या सीख रखा है। तो वो कहता है अबे तूने ये भी बोल दिया है। और फिर ये सेम चीज पूछ लेता है अपने बाल्डी बाबा से, मतलब जेरी क्वोन से, कि भाई तुझे क्या लगता है। तो ये कहता है मुझे तो यही लगता है कि मेरा जेक बेस्ट है। अबे उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा स्टाइल बेस्ट है। इतने में ये कहता है मुझे ये सबसे गंदा लगता है। टैलेंट हमेशा ओवरवेल्म कर लेगा ओपोनेंट्स को। टैलेंटेड बंदे कभी भी नहीं समझते हैं कि फाइटिंग डिफिकल्ट है, वो हमेशा जीनियस की तरह रहते हैं और हर चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। और गन सोच रहा होता है कि उसे कभी भी नहीं पता था कि इतने प्यारे से फेस के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है, और मॉन्स्टर मतलब जोहान सियोंग। इतने में हम देखते हैं कि इलाई लिटरली उसकी आंख पे मारने वाला होता है। जोहान उसको देख लेता है और देखते ही वो बंदा लिटरली अपने मुंह को ऊपर करता है, उसको बाइट कर लेता है उंगली को, और सेम वही अटैक कर देता है इलाई जंग के ऊपर। क्योंकि ये बंदा कॉपी कर सकता है तो इट वाज बेस्ट। इसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग स्किल्स थी जिसने इसको हेड ऑफ अ क्रू बनाया था। और यहाँ जोहान सोच रहा होता है कि मुझे तुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि तू कोई क्रू नहीं चला रहा, तू एक फैमिली को रन कर रहा है, फैमिली संभाल रहा है, लेकिन तूने गलती कर दी डैरियस से झगड़ा करके, बैक डोर को हरा के। और फिर ये एकदम से याद करता है, लेकिन फिर ये कहता है मैंने अपने दोस्तों, फैमिली, सबको पीछे छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से। बिना पावर के तुम किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर इलाई बहुत गंदी हालत में नीचे पड़ा हुआ है और वो कहता है मैंने तुझे मार दिया, अब मैं गैंगडोंग को संभालता हूँ। लेकिन हम देखते हैं गन कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है तूने बहुत आराम से हरा दिया है। और ये कहता है मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तू एक परफेक्ट ग्लास स्कल्पचर है, ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस ऑन द आउटसाइड। इतने में जोहान कहता है अरे तुझे क्या हुआ, लेकिन ये कहता है कि लेकिन तू अंदर से बहुत वीक है, तू फिर भी एक ग्लास ही है। और इतने में इलाई जंग उसको डंडा मार देता है और इसके बाद ये बंदा उठ नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी तक हर फाइट में देखा है जोहान बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन एक बार पिटने के बाद वो बंदा खत्म है। और गन कह रहा होता है ग्लास की यही तो खासियत है, वो बहुत आराम से टूट जाता है, और ये जो तेरा फ्रेजाइल हार्डवेयर है ना जो तेरे पास है, वो कभी तेरे को बहुत गंदा पिटवाएगा। और गन उसे कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई फाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करने की, स्वॉर्ड टाइप यूज करने की, तू क्या कोई गू वगैरह है क्या, मेरे को बता। और गन उससे पूछता है तू इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है, जरा मुझे बता दे। और इतने में ये कहता है ये सारी चीजें सोच साच के बताता है कि मैं इतना ज्यादा डेस्परेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और इतने में गन गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या बस तुझे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, जोहान सियोंग पागल हो रखा है चेयरमैन से मिलने के लिए, बिग डील बहुत ज्यादा डेस्परेट है मेरा सपोर्ट लेने के लिए। वो जो बैकडोर है वो भी पता नहीं मतलब कुछ तो कर रहा था उस डैरियस होंग के लिए, लेकिन तू मुझे बता रहा है तुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को बचाना है, कोई एम्बिशन नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ भी नहीं। और ये चीज ये जेरी को उनको बता देता है और फिर बाद में ये बोल देता है कि इसको लेके चला जाओ। और जोहान सियोंग को ये बंदा लेके जा रहा होता है और गन ये बोलते बोलते डेरेक और मैक्स को बुरी तरह मारने वाला था। और ये कहता है कि तुम्हारे पास ना कोई स्ट्रेंथ है ना लोग हैं, यू पीपल लैक इन नंबर्स, ये सब बोल रहा होता है। लेकिन ये बंदा इन दोनों को मारे इससे पहले हमें वॉरेन चाय बताता है किसने बोला हमारे पास लोग नहीं है, तुझे लगता है हम अपने आप को बचा नहीं सकते। और ये दोनों लोग लिटरली गन पार्क को भाई गिरने वाले हैं, बहुत पावरफुली इसको मार रहे होते हैं। और गन पार्क भी पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वॉरेन चाय बताता है कि मिस्टर आपने गलती कर दी उस बड़े वाले बॉल्डी को भेज के, क्योंकि मैं आपको डेरेक और मैक्स के बारे में बताना भूल गया। ये लोग 0 to 10 की स्ट्रेंथ में लाइक करते हैं, लेकिन अगर अकेले अकेले हैं तो इनकी स्ट्रेंथ 0.5 ही है, मतलब ना के बराबर, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं इनकी। लेकिन अगर ये दोनों साथ हैं तो इनकी स्ट्रेंथ 10 से भी ऊपर है, बहुत पावरफुल है ये दोनों। और लिटरली ये लोग गन को मार रहे होते हैं, ये लोग कभी कहीं पे नहीं डरे, ये लोग बैक डोर को भी मार सकते थे। और वॉरेन कहता है तुम्हें पता है मैं गैंगडोंग का माइटी वॉरेन चाय क्यों कहलाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेरेक और मैक्स की वजह से। मैं इलाई से अगर वापस लड़ता हूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ, उस बाल्डी को भी शायद कभी ना कभी हरा दूंगा, लेकिन यहाँ पर कोई है जिससे मैं कभी भी नहीं जीत सकता।
सकता हूँ। और ये बताता है 130 मैचेस, 128 विंस, 1 ड्रॉ एंड 1 डिफीटेड जो है डेरेक एंड मैक्स। ये दोनों साथ में बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। और वो बताता है सरकार हम कोई थग्स वगैरह नहीं है। और फिर बाद में इनकी लड़ाई शुरू होने वाली है। ये बताते हैं हम हैं हॉस्टल और इन लोगों ने गन को घेर लिया और गन का भाई ओरा अल्टीमेटली बहुत ज्यादा है। ये बंदा लिटरल इन चारों के बीच में खड़ा है, सिगरेट जलाता है, लाइट करता है और शांति से खड़ा है, कहता है आओ रे देखता हूँ। वोरन चाहे पहला पंच मार देता है, गन उड़ते हुए जा रहा है, ये दोनों उसे पकड़ते हैं और ईलाई उसके ऊपर बैट वैट मार रहा है, लेकिन गन उससे आराम से बच जाता है। इतने में हम देखते हैं गन के बाल किसी के हाथों में और ये बंदा ईलाई है। ईलाई ने गन पाक के पीठ पे जोर से लात मार दी है, लेकिन गन पाक कहता है दूर होना बे और एक मुक्का मार देता है। बट ये देखता है कि इसका पंच पूरी तरीके से गया नहीं है और ये पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर इन दोनों ने इसे पकड़ लिया है। भाई इन दोनों में भी दम ही है, गन पाक को होल्ड कर लिया इन्होंने। और इतने में ईलाई इसके ऊपर फ्लूट मार देता है और वो धड़ाधड़ मारे जा रहा है, फ्लूट टूट चुकी है और गन पाक यहाँ पर यूं खड़ा है। ये लोग कह रहे होते हैं ये आदमी हिल क्यों नहीं रहा, क्या ये बेहोश हो गया खड़े खड़े, क्या चक्कर है। वोरनचाई कहते हैं क्या हम जीत चुके हैं। बट ये कहता है फनी यार, बहुत फनी। तुम्हें पता है एक बंदा है जिसने पहले मेरे शेड्स के साथ छेड़छाड़ करी थी, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरे बालों के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। और ये बंदा सिगरेट लाइट करते हुए चीज़ बोल रहा होता है और ये कहता है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इतना मज़ा मुझे बहुत टाइम से बिल्कुल नहीं आया। भाई साहब मज़ा आ रहा है। और ये कहता है तो तुम लोग कौन हो, तुमने हॉस्टल बोला। और ये बंदा अब सबको पटापट तोड़ रहा है और ये कहते हैं तुम्हारे पास यही लोग थे मैक्स एंड डेरेक। मैक्स एंड डेरेक ये कैसे हो सकता है, ये लोग लिटरली पावरफुल हैं, इतने कि ये लोग जोहान सियोंग को मैच कर सकते हैं। और ये जो वोरनचाई है इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये जेरी कोन को मैच कर सकता है। और ये बंदा कहता है वोरनचाई को मैं इतना ज्यादा लाइक करता हूँ कि बस पूछो मत, लेकिन ये जो लीडर है, ये जो रूल करता है इन सारे के सारे लोगों के ऊपर, ईलाई जंग, ये बंदा भाई फ्लूट लेके उसको मार रहा होता है, लेकिन गन कहता है अबे चल ना, बावड़ा हो रहा है क्या, फ्लूट से मारेगा मेरे को, चल। और वो उसको नीचे गिर के मारता है। ये बंदा लिटरली सबको मारना चाहता है, इसके हाथ में कुछ भी हो सब लोगों को पटाख से मार देगा। और गन बताता है कि अगर मैं 4 क्रूज की बात करूं तो उसमें से इंडिविजुअली अगर मैं कहूं तो तू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तेरे पास मेंबर्स हैं जोहान, जेरी जैसे, लेकिन तू उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको ऐसे फैमिली बनवा के तू क्या करना चाहता है बता। और इतने में यहाँ पर आ जाता है ओली वैंग और ये बंदा ये सारी चीजें देख रहा होता है। और जैसे ही ओली वैंग आया था तो गनपाक कहता है तो मुझे लगता है बेटा तू भी पावरफुल होगा, बता तेरे में किसकी जितनी पावर है मुझे बताना, लेकिन तुम लोग बेशक कितना ही पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम लोग नंबर्स में लैग करते हो। और ये बंदा इतना कूल लग रहा था, दैट वाज फ्रीकिंग हॉट यार। और फिर ये बताता है कि जोहान ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया था, जो पहला ग्रुप था गॉड डॉग वाला, उसको हरा के उसको कंज्यूम करके। बिग डील एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन को फॉलो करती है। डैरिल होंग बैकडोर का था, उसने अपना खुद का किंगडम बनाया था, उसने मुझे दिखाया भी था, वो पैसे भी बड़े इकट्ठे कर रहा था। हॉस्टल के पास ऐसा क्या है कि मैं छोड़ूं, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई विल नहीं है और ना ही 1 रुपया है उसके पास, इसलिए आज मैं तेरे दांत तोड़ूंगा। तूने बैकडोर के साथ इतना जो ड्रामा कर दिया उसका तुझे प्राइस तो चुकाना पड़ेगा ना, आज मैं तेरे सारे के सारे दांतों को तोड़ दूंगा। लेकिन ओलिवेंग चिल्ला के कहता है हम लोग पैसे बना सकते हैं सर, क्या हो गया, हम पैसे बना सकते हैं। और फिर ये पूरी की पूरी स्कीम बता देता है कि ये बंदा रनअवे किड्स को गैंगडोंग के अंदर छोड़ देगा और वहां पे उनको रखेगा और ये बंदा उनसे चार्ज करेगा रेंट, पैसे, मनी, ये सारी चीजें। वो लोग बेशक कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है, वो पैसे ला के देंगे हमें चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बंदा धड़ाधड़ स्कीम बता रहा है कि हम लोग पैसे ला सकते हैं, हम रनअवे किड्स को यहाँ पे भर देंगे और वो हमारे लिए ढेर सारे पैसे ला देंगे। बट गन कहता है कि तुम्हें कॉप्स वगैरह पकड़ लेंगे, उसका क्या करोगे तुम लोग, तुम कॉप से कैसे बचोगे। और ये सोच रहा होता है कम से कम चलो ये सुन तो रहा है। और गन कहता है तुम्हारे पास कोई तरीका है कि तुम उन लोगों से अपनी जान छुटा पाओ और सेम टाइम पे बहुत सारा पैसा भी कमा पाओ। और वो बताता है हाँ है, पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का तरीका यूज करेंगे तो हम लोग कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। हम लोग अगर डायरेक्टली कभी भी कनेक्टेड नहीं है रनवे फैम के साथ तो हम लोग कभी पकड़े नहीं जा सकते, हम कभी भी अपने टेल को कट कर सकते हैं और दुम दबा के भाग सकते हैं। और ये चीज लिटरली इम्पॉसिबल है कि कोई नीची पद वाला इंसान हमारे तक कांटेक्ट कर ले, लेकिन सारे के सारे जो भी ऊपर पोजीशन पे खड़े हैं, हायरार्की के ऊपर खड़े हैं, वो सारे लोग नीचे वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और गन खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो ये क्या तेरा आइडिया है, मुझे तो लगा था इनके पास सिर्फ जोहान और जेरी है, लेकिन इनके पास जिनयुक भी है, मजा आ गया। लेकिन वो बताता है ये मेरा आइडिया नहीं था, ये ईलाई का आइडिया था।
था। और भाई इलाई सुन पड़ा है, ना वो मार पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। इससे पता चलता है कि गन के सामने सारे लोग कितने असहाय हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं, पिट जाते हैं। और फिर गन लिटरली रिकॉग्नाइज कर देता है सबको और एक्नॉलेज भी कर देता है। वो कहता है कि इनके पास जोहान, चेरी और एक बंदा जिसके पास दिमाग है जिन्युक जैसा वो है। मेरे हिसाब से ये जो रनवे फैम है ये बढ़िया जगह है, मुझे अच्छा लगा। और ये बंदा मुझे पता नहीं क्यों गू की याद दिलाता है। इसके पास एक कंप्लीट विजन है और ये कहता है यू आर द बेस्ट कैंडिडेट ओवरऑल। ये मेरे हिसाब से अपने सक्सेसर की बात कर रहा है, लेकिन इसका मुंह देखो भाई कितना डरावना लग रहा है। और ये उसके सामने फोन रख देता है और कहता है कि हम नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए तू मेरे को कांटेक्ट करियो, कॉल करियो जब भी तेरा आइडिया काम करने लग जाए, वर्क करने लग जाए। तू आज से मेंबर बन जाता है 4 मेजर क्रूज का गैंगडोंग्स हॉस्टल, ठीक है। और मैं चला और ये बंदा लिटरली यहाँ से यूं ही निकल जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे जेरी कॉन पहुंच चुका है जेक किम के पास। अब जेक किम उससे बहुत सारी चीजें पूछता है कि कहाँ पर था, सब कुछ कैसा गया, और वो सारी चीजें बता देता है कि गैंगडोंग के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर बाद में ये बंदा उससे पूछता है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये लड़का कौन है तुम्हारे हाथ में। तो ये बंदा इसके बारे में भी सब कुछ बता देता है, ये जोहान से होंगे। तो ये कहता है क्या मैं इसे मार दूं, लेकिन जेक किम कहता है नहीं नहीं इसे रेस्ट कर दे, बेचारे को सोने दे। और फिर बाद में हमारा बड़ा साइतामा इससे पूछता है कि मतलब मैं पूछना तो नहीं चाहता सरकार, लेकिन ये सब क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेक किम ने बहुत सारे लोगों को बहुत गंदी तरह मार रखा है। और ये है बिग डील का नंबर 3 जेक किम, और ये बंदा 16 साल का है। और ये बंदा इतना सेक्सी लग रहा था कि बस पूछो मत। और यहाँ पर 3 लोग आते हैं और वो कहते हैं अबे यार तू स्वॉर्ड है जेक का, लेकिन तू फिर भी इतना ज्यादा लेट है, जेरी कौन क्या चक्कर है। और भाई ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है, ये कहता है कि मुझे आपको यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था अकेला बॉस। और ये जोहान को नीचे रखता है, अपने कपड़े फाड़ता है और बहुत गुस्से में होता है। और ये इन लोगों से बात करता है कि ओल्ड फेस ये चल तो चल क्या रहा है। और ये बंदा है बिग डील का नंबर 2 ओल्ड फेस, जो है 18 साल का। इसका शक्ल बुड्ढू जैसा है लेकिन ये है 18 साल का। और ये बताता है कि बिग बॉस ने मतलब जो नंबर 1 है उसने बोला हुआ है कि जेक किम को खत्म कर दो, जेक किम बड़ा बन जाए उससे पहले। और ये सारे लोग उसको घेर लेते हैं और वो लोग कहते हैं बिग बॉस ने ऐसा बोला है तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं जेक किम सबको बहुत गंदा मार रहा होता है और वो बता रहा होता है कि जेरी मैं तेरे को ये सब दिखाना और बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी तेरी चॉइस है। जो हमारे बिग बॉस है उन्होंने ट्राई किया था बिग डील को वर्कर्स को सेल करने का, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, मुझे लगता है ये पूरी की पूरी मेरी गलती है, मैं गलती से उनको करेक्ट नहीं कर पाया। बिग डील की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और जेक किम को कोई मारे ये बातें बता रहा था। उससे पहले हम देखते हैं जेरी कॉन उसके सामने खड़ा होता है और ये कहता है कि बॉस आपने मुझे सिखाया है ना कि हमें एक दूसरे को कभी भी अबैंडन नहीं करना चाहिए, आपकी स्वॉर्ड आपके अलावा कहाँ जाएगी। और ये कह रहा होता है सही बात है, मुझे लगता है कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो बहुत बड़ी है लेकिन मेरे गुड के लिए बहुत सही है। और फिर जेक किम बात करता है ओल्ड फेस से और ये बोलता है मुझे देखना है, सच में देखना है कि हम लोग फिस्ट के थ्रू सच में क्या इस जगह पे स्टैंड करते हैं जहाँ पर अभी हम स्टैंड कर रहे हैं। और यही वो बंदा है जिसने बिग बॉस को इसके खिलाफ भी किया है। इतने में ओल्ड फेस कहता है कि भाई तू मेरे को अभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है, तुझे पता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्या चेक करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रीइंफोर्समेंट सारी की सारी यहीं पर है। और ये है बिग डील की टीम YB। और वो बंदा कह रहा होता है, ओल्ड फेस कह रहा होता है कि बेशक तेरे पास बिग डील YB का नंबर 1 जेरी तेरे साथ है, लेकिन पूरी की पूरी बिग डील YB तो मेरे पास ही है ना। और यहाँ पर 2 लोग और होते हैं, जैसन योन करके और ब्रैड ली करके। ये लोग सेम चीज पूछ रहे होते हैं कि सर आप बिग बॉस के खिलाफ क्यों हो गए हो, आप वर्कर्स की साइड हो सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और आपको पता है ना हम लोग बॉस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, बॉस बहुत पावरफुल है। क्या आपको रिग्रेट हो रहा है बॉस के खिलाफ जाने का? और ये कहता है अरे यार रिग्रेट क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स मुझे रिग्रेट है। मुझे रिग्रेट इस चीज का है कि काश मैंने और अच्छा किया होता, अगर मैंने और अच्छा किया होता तो बिग डील आज ऐसे इतर पितर छितर नहीं हो रखी होती। और इतने में ये लोग सारी बातें सुनते हैं और ये सर झुका लेते हैं जेक किम के सामने और वो कहते हैं आज से आप ही हमारे बॉस हो। भाई साहब इस बंदे के जो लोग हैं वो लिटरली बहुत लॉयल हैं, बहुत ज्यादा लॉयल हैं। अब सारे के सारे लोग खिलाफ हो चुके हैं ओल्ड फेस के और यहाँ पर जेरी भी खड़ा है और वो लोग कह रहे होते हैं अरे सरकार आप जाओ बिग बॉस से बात करो, हम तब तक इन नन्नू पन्नू पुल्लू को हम संभालते हैं, आप जाओ आराम से। और इतने में यहाँ पर खड़ा हो जाता है जेरी कॉन और ये बंदा कहता है कि मैं नंबर 1 नहीं हूँ YB का, मैं नंबर 2 हूँ जेक किम का, इसलिए मैं तेरे से बदला लेता हूँ, तेरे को मैं बताता हूँ। और ये बोलता है सर आप जाओ आराम से उससे लड़ो, बिग बॉस से लड़ो, जब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और जेक खुश हो जाता है, कहता है ये है भाई मेरा दोस्त। और यहाँ पर सिर्फ ये 3 खड़े हैं और इनके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और जेक किम यहाँ से निकल जाता है और ये कहता है कि ज्यादा देर यहाँ पे
रुकना मत, तुझे स्कूल के लिए भी जाना है तो जरा जल्दी कर के निकल जाना। और ये सब बोल के जिक किम अपने रास्ते निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मस्त हैदर और इलाई बैठे हैं। हैदर उसके बाल काट रही है और बढ़िया ये लोग अपना लवी डबी बातें कर रहे होते हैं कि इसकी मम्मी ये कर रही है, वो कर रही है, उसकी मम्मी अलाउड नहीं करती, लॉयर है, फलाना धमकाना। लेकिन वो एक चीज बताती है इलाई को कि इलाई मेरी बात सुनो, तुम जब दुखी होते हो ना तब तुम हंसा करो, खुश हुआ करो। अगर तुम खुश होगे ना तो मुझे लगता है जो तुम्हारी सैडनेस है वो भी गायब हो जाएगी। ये सब बता रही होती है। और इतने में इलाई कहता है यार तू क्यूट तो है, लेकिन फिर इलाई हंसता है और कहता है देख हैदर मैं अब हंस रहा हूँ और तुझे पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे तू अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह ब्लश कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे सैली देखती है कि जो इसका घर है वो बिल्कुल बदल चुका है। ओली और वॉरेन मस्त खेल रहे हैं और ये बंदी कह रही होती है सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। और यहाँ सैली बहुत खुश होती है क्योंकि उसका खंडर घर बन चुका है जन्नत घर, जो काफी अच्छा लग रहा है, सब लोगों से भरा भरा, सब लोग बहुत मस्त खेल रहे होते हैं। और फिर ये एकदम से याद करती है कि हाँ एक टाइम था जब पहली बार मैं इलाई से मिली थी, इसी घर में मिली थी, बहुत अच्छा मोमेंट था। बट यहाँ पर एकदम से हम सीन देखते हैं अभी का, प्रेजेंट का, जब वहाँ पर सैली नहीं है, हैदर होती है और वो उसके पास आ रही है। और ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे एक रूम में नहीं रहना है एक लड़के के साथ। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे लड़के का हाथ नहीं पकड़ना है वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ मुझे पता है और अब तुझे भी पता चलेगा। और ये सब बोलते बोलते ये दोनों मस्त यहाँ पर कुछ तो गुलपुल कर रहे हैं। और एकदम से हम देखते हैं गेट के बाहर खड़ी है सैली, पार्क और बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। और वॉरेन चाहे मस्त अपने छत पे बैठा है और ये सारी चीजें देख रहा होता है। और इनकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होने वाली है क्योंकि ये दोनों मस्त यहाँ पर सो रहे होते हैं। बट जब ये बाहर देखता है तो ये देखता है यहाँ पर पुलिस वगैरह आ चुकी है और ये इन सारे बच्चों को अपने घर भेजने वाले हैं। सैली का पूरा घर तोड़ चुका है, सैली बुरी तरह रो रही है, इसका घर तहस नहस हो चुका है। और ये बंदे भी हाथ जोड़ रहे हैं कि ये सब मत करो। और ये आ चुकी है उस बंदे की मॉम, मतलब हैदर की मॉम, ये वही बंदी है। और ये बहुत गुस्सा होती है इलाई और इस बंदी को साथ देख के। भाई साहब हैदर की मॉम थी ये बंदी और ये साथ देख लेते हैं इन दोनों का, भाई साहब। और ये दोनों माइनर्स हैं, अभी बड़े भी नहीं हुए ये लोग। इलाई जंग सामने बैठा होता है लॉयर के और उसके बाद में वो बंदी उसको सारी चीज बता देती है कि कैसे ये बंदा 10 साल की उम्र में बाहर निकला था, घर से भाग गया था, उसके मम्मी भी भाग गई थी, उसके पापा मर गए, फिर उसके नहीं, मतलब सारी की सारी स्टोरी जो सब मैंने आपको बताया वो सब बता के इसके मजे ले रही थी। लेकिन एकदम से ये कहती है कि तेरे जैसा गटर में रहने वाले लड़का मेरी बेटी के पास आया तो आया कैसे। और ये जाके एकदम से हक कर लेती है उसे। और फिर हक करने के बाद कहती है कि तू बिल्कुल गंदा है तेरे पेरेंट्स की तरह, अगर तू गटर में पैदा हुआ है, गटर में रहना जानता है तो यहाँ पर तू आया तो आया कैसे। और उसको दे के चट्टू मारती है वो। और ये बंदी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी क्योंकि इस बंदी के मुंह पे हंसी के अलावा कुछ नहीं था। और मारने के बाद ये बंदी अपने हाथ को साफ कर लेती है और कहती है तुझे सच में लगता है तू मेरी बेटी के पास आ सकता है, तू 15 साल का है, तुझे पता नहीं चला क्या अभी तक रियलिटी का। और ये बंदी बोलती है कि तेरे पेरेंट्स, तेरी फैमिली सब तेरे को छोड़ के जा चुके, तू उन्हें छोड़ के जा चुका है, इसका मतलब तुझे समझ नहीं आया क्या, तू अपने आसपास वालों को बहुत ज्यादा मिसरेबल फील कराता है, तू बहुत बेकार है, तू क्या मेरी बेटी हैदर की लाइफ खराब करना चाहता है। और ये उसको कह देती है तेरे मुंह पे चाटा या पैसे कुछ नहीं मारने वाली मैं अब, लेकिन उससे दूर रही हो, समझ आया। और उस दिन इलाई जंग बुरी तरह रो रहा था, बुरी तरह। और उस दिन के बाद किसी ने भी इलाई को देखा ही नहीं है। और यहाँ पर ओली वैंग का बाप भी उसको बुरी तरह मार मार के पढ़ा रहा होता है। और हमें पता चलता है इस बंदे ने कंप्लेन किया था हैदर की मॉम को कि ये लड़की इलाई के साथ घूम रही है, ये सारी चीजें। बट इसको नहीं पता था कि उसकी माँ ये सब कर देगी। और ये बंदा प्रॉमिस कर रहा होता है इलाई को कि इलाई मैं कभी ना कभी वापस तेरे पास आऊंगा। और यहाँ पे बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। और दूसरी तरफ वॉरेन चाय को ये सारे लोग बुरी तरह, एक्चुअली इन तीनों को ये जो टीचर है वो बुरी तरह मार रहा होता है। और ये कहता है अगर तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है ना ही फैमिली है तो इतना ट्राई क्यों कर रहे हो तुम। इतने में सब बैठते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली है, समझ आया। और वो बोलते हैं हम लोग बस थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हुए हैं, हम वापस मिलेंगे। और ये बिल्ली हर एक चीज ऐसे ही घूर रही थी। और ये वापस जाती है हॉस्टल में और वहां जाके वो देखती है सारे के सारे लोग ऐसे मस्त उससे बाय वगैरह कह रहे थे और कह रहे थे कि तू क्या कर रही है। बट ये जब देखती है तो यहाँ पर सब टूटा फूटा मोटा था, यहाँ कुछ भी सही नहीं था। और ये बिल्ली मस्त यहाँ पर खाना खुना खाने लग जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर सैली पार्क भी बैठी है और ये बिल्ली से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है इलाई कहाँ पे है। और सैली हमें बताती है कि इस बंदे ने वापस अपनी एकेडमी ज्वाइन कर ली है क्योंकि इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इसको इतने पैसे तो भेज दिया करती थी कि ये खुद को पाल सके और मस्त अपना मतलब नॉर्मली रह सके। तो ये वापस अकेली हो जाती है और
वापस वही घिसी पिटी जिंदगी जीने लग जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल लाइफ इसकी ऐसी चल रही होती है कि ये बिल्कुल चुपचाप किसी से बात नहीं करती, सिर्फ सोच रही होती है कि इलाई कहाँ पे है। और फिर ये एकदम से हैदर की तरफ देखती है तो ये सोचने लग जाती है कि हैदर के साथ भी बहुत बुरा हुआ। हैदर वहाँ पे थी नहीं जब ये सब हुआ, तो हैदर को कुछ पता नहीं, बट जब हैदर वापस आई तो उसके साथ ये ट्रीटमेंट शुरू हो गया कि उसको स्कूल में अलग टीचर पढ़ाता है, किसी पुलिस ने इसको ऑफेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी मॉम ने ये सब किया है। इतने में हम देखते हैं सैली आगे बढ़ रही होती है, बट हैदर आती है और उससे बात करने लग जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो गुस्से में बोलती है कि सब कुछ तूने किया है हैदर। और उस टाइम पे ये लड़की बहुत यंग थी तो इसे नहीं पता था क्या गलती क्या नहीं, बट हैदर बुरी तरह रोने लग जाती है और कहती है हाँ सच में मेरी ही गलती है। बट हम देखते हैं ये बाथरूम में बैठ के बुरी तरह रो रही होती है और कहती है प्लीज कोई तो मेरी बात सुन लो, कोई तो मुझसे बात कर लो प्लीज। और फिर ये आती है ओली वैंग के पास और उससे पूछ रही होती है कि इलाई कहाँ पे है, प्लीज तुम्हें पता होगा कुछ तो बता दो। लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बता रहा होता। और ये लिटरली ये बंदी इतना कर देती है कि उसके पैरों में पड़ जाती है और बोलती है कि मुझे प्लीज बता दे। और ये बंदी इतनी बुरी तरह उसके सामने रोई थी कि ये और कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये चला जाता है सीधा इलाई के पास और वहां जाके बोलता है हैदर बहुत बुरी तरह रो रही थी भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मना कर ही नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे बताया तो नहीं है तू कहाँ है, बट ये फोन है प्लीज उससे बात कर ले। उसको नहीं पता कि ये प्लेस कहाँ पर है, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया था कि तेरे को ये सारी चीज देनी है जब मैं तेरे से मिलूं। और ये यहाँ पर बुरी तरह रो रहा होता है और हम देखते हैं ये बंदा लिटरली रोने जैसा मुंह बना रहा था कि हैदर यार। बट यहाँ पर एक बंदा कह रहा है अरे यही तो दिक्कत है बेटा, तो एक लड़की को अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दे सकता। तो और तब तो बिल्कुल नहीं जब जो हॉस्टल बना है वो सिर्फ और सिर्फ रनअवे फैम से बना है। और इलाई यहाँ पर बस यही चीज सोच रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम ने बोला था कि गटर वाले लोग गटर में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए सारे रनअवे फैम वाले लोग एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं और एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं हॉस्टल नाम से। और ये सब स्टार्ट किसने किया है, इलाई जंग ने, और मोटिवेट किसने किया इस चीज को करने के लिए, गन पार्क ने। एक्चुअली फोर्स कंट्रोल मोटिवेट सब कुछ गन पार्क ने। और यहाँ पर टैक्स हैदर ने ये कर रखा था कि अगर तू ये मैसेज देखे तो प्लीज टेक्स्ट मी बैक, बट ये बंदा फोन स्विच ऑफ कर देता है और कहता है कि नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ओली खुश हो रहा होता है कि अरे वाह ये तो सही है इलाई तू तो बढ़िया है। और यहाँ पर गन बैठा होता है और कहता है हाँ ऐसे ही तो ग्रो होगा तू मेरे भाई, चलो ठीक है आज मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। और ये बंदा कहता है कि ओली को भी बुला लियो और उसके बाद खड़ा होके शर्ट उतार के कहता है आज मैं तेरे को ट्रेन करूंगा और तू ही मेरा पहला स्टूडेंट है। ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली इलाई जंग को ट्रेन कर रहा है। और हम देखते हैं इलाई जंग को ट्रेन तो कर रहा है लेकिन उसका मुंह बुरी तरह फोड़ रखा है इसने। और इलाई यहाँ फोन में देख रहा होता है, यहाँ पर मैसेज लिखा होता है कि अगर तूने रीड किया है ना इलाई मैसेज, अगर तूने रीड किया है तो प्लीज यार मैसेज कर दे, कुछ तो कर, छोटा सा डॉट कर दे, मेरे को सच में तुझे देखना है मिलना है प्लीज यार। और इलाई पता नहीं कुछ सोचता है और यहाँ पर लिखता है कि मैं भी तेरे को मिस करता हूँ हैदर। और इतने में ये बंदी कहती है कि इलाई का मैसेज इसने वापस मैसेज किया, ये बंदा भी मुझे ढूंढ रहा था। और ये मैसेज आने के बाद हैदर थोड़ी सी पगला जाती है, घबरा जाती है, वो कहती है कि मुझे मैसेज करना पड़ेगा। और ये सोच रही होती है कि मैं अभी करूँ कब करूँ। और इतने में ये बंदी एक मैसेज एक्चुअली कर देती है, ये लिख देती है सीधा कि इलाई तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये चीज पढ़ते ही इलाई को क्या हो गया, ये बंदा लिखता है कि अबॉर्टेड, ये क्या मतलब है। ओके तो इसने बोला अबॉर्टेड, लेकिन इलाई देखता है यहाँ पर इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब किसका, हैदर का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये सोच रहा होता है कि रिप्लाई क्यों नहीं आया। इतने में हम देखते हैं साइड में ओली वैंग दो फोन लेके बैठा है, एक फोन जिसमें हैदर के मैसेज आ रहे हैं, दूसरा फोन जिससे ये मैसेज कर रहा है इलाई जंग को। और इस बंदे ने सारी बात छुपा ली मेरे हिसाब से। तो अरे यार ये अब क्या है ये आदमी। अब आपको पता है यहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज ये हो चुकी है कि ओली सच में ये चीज नहीं चाहता है करना। लाइक ओली चाहता है कि इलाई हैदर के पास ना जाए, बट वो हैदर को परेशान नहीं करना चाहता और उसको सच में नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ओली क्या करता है, ओली सोचता है कि ये बंदी इलाई को लाइक करती है, बुलाना चाहती है, जो भी है, लेकिन वो बंदी पक्का झूठ बोल रही है, सच हो ही नहीं सकती ये चीज, इलाई ऐसा बंदा है ही नहीं। और इलाई अगर ये सब सुनेगा तो वापस चला जाएगा। तो इसलिए ओली सोच के बैठा था कि हैदर को इससे कांटेक्ट करने नहीं देना है। लेकिन जब ये ओली जा रहा होता है इलाई के पास, वहां जाके ये देखता है कि ये पता नहीं कुछ घूर रहा होता है। तो ये सोचता है डैरिल वगैरह नंगा नुंगा हो गया, लेकिन एकदम से ये देखता है यहाँ पर हैदर आ चुकी है और हैदर इससे बात कर रही होती है और ये बताती है कि मुझे पता था अगर मैं फॉलो करूंगी ओली को तो मैं पक्का तेरे पास पहुंच जाऊंगी। और फिर ये बंदी इलाई को दिखाती है कि ये है तेरी सच्चाई, तूने ये सारी बातें करी है। और इतने में इसको जोर से चाटा मार देती है। उसको जब हैदर ने थप्पड़ मारा था उसके बाद में इलाई एकदम से पीछे मुड़ता है और वो देख लेता है कि ओली वैंग के हाथ में दो फोन थे। तो वो कुछ ना कुछ तो समझ जाता है और समझते ही वो अपना दिमाग लगाता है और हैदर कुछ भी कहे उससे पहले ये कह देता है मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चली जा, कूद, मतलब ऐसे कुछ। और इतने में ये
बहुत ऐसे सुन पड़ जाती है, ये क्या कह रहा है ये। और ये कहता है मुझे परेशान करना बंद कर दे और यहाँ से निकल जा। और ये बंदी कहती है ठीक है, आज के बाद मैं कभी तेरे से नहीं मिलूंगी। और वो बंदी गाड़ी में बैठ के रोते हुए चली जाती है। ये बंदा मुझे खुद के बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कैसे बोल सकता है, कम से कम इसे थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये चीज इसके मुंह से इसने पहली बार सुनी थी। और सुनते ही ये बंदा भागता है कि ये क्या बोला तूने, ये क्या बोला। और फिर ये बंदा ओली वैंग को बहुत गंदा मारता है और कहता है कि मैं इस चीज को इग्नोर कर देता, मुझे वैसे भी हैदर की लाइफ से जाना ही था, लेकिन वो मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही है। तूने क्या किया है ओली वैंग, मुझे बता। और ये बंदा यही कह रहा होता है, वो बकवास कर रही है, वो तुझे फूल करना चाहती थी, वो ऐसा कुछ नहीं, वो तेरे को देखना चाहती थी, वो ये बेकार है वो लड़की। लेकिन अगर सोचना, अगर फिर भी वो सच में प्रेग्नेंट होती तो फिर भी तो सेम चीज कहता ना इलाई। इतने में भाई वो बहुत गुस्सा होता है और उसको दड़ा मारता है। और लिटरली हम इसकी आवाज सुन सकते हैं, वो कह रहा है मुझे बता ले, मैं तुम्हारा फेवरेट ओली यार, मैं I'm going to pass out, प्लीज मुझे जान से मत मारो। और ये वो सीन है जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, जब इसने बोला था मैं तुझे मार दूंगा। और इतने में ओली कहता है तेरी फैमिली रियान, तूने बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं है ना। हाँ? इस बंदे ने पता है क्या किया, इस बंदे ने उस कैट को भी मार दिया और कहता है इलाई बिना फैमिली के ही होना चाहिए। इलाई अगर किसी फैमिली के साथ है तो इलाई नहीं लगता, इलाई को बिना फैमिली के ही जिंदा रहना है, इसलिए मैंने तेरी सारी फैमिली को तेरे से दूर कर दिया, मैंने कर दिया। इतने में भाई इलाई कहता है कि मुझे सब पता है तूने कैसे क्या किया, लेकिन अब मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करने वाला कि तूने कैसे हैदर का फोन मेरे से छुपाया, कैसे तूने कॉप्स को बुलाया, मुझे सब पता है। मुझे शायद कभी तेरे से मिलना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है कि तेरे जैसे आदमी को कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को। और फिर ये फोन उठाता है और बुरी तरह लगा पड़ा है कि हैदर एक बार तो फोन उठा ले। और एकदम से आवाज आती है हेलो, और ये कहता है हैदर कहाँ पर है तू। और फोन आया हुआ है गायनेकोलॉजी क्लिनिक से, यहाँ पे वो पूछ रही होती है क्या तुम बेबी के फादर हो, अगर तुम हो तो प्लीज जल्दी आ जाओ, जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है। और ये कह रहा होता है मैं उस कैट को मार डालूंगा। और यहाँ पर एक आवाज आती है कि तुझे क्या लगता है बेटा तू कहाँ जा रहा है। और ये और कोई नहीं होता, ये होता है गन पार्क। ये बंदा पूरी चीज बताता है कि कैसे बिग डील ने पैसे भर दिए, वर्कर्स ने भर दिया, गोड डॉग ने भी पैसे भर दिए। ये जो इतना सारा पैसा बिखरा हुआ देख रहे हो, ये 300 ग्रैंड है। ये सारे के सारे पैसे लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं बना सकते, मैं ये पैसे 1 महीने के अंदर बना देता हूँ। तुझे पता है इलीगल काम और लीगल काम के अंदर एक बहुत पतली सी लाइन है जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है। जो चेयरमैन है वो लीगल काम संभालते हैं और मैं सारा का सारा इलीगल काम संभालता हूँ। और तूने क्या बना के दिया है मुझे, तूने ये 100 ग्रैंड बना के दिए हैं, इसका क्या करूँ मैं, अचार डालूं। और ये बंदा भाई बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इलाई जंग ने पैसे नहीं बनाए उतने। और ये बंदा लिटरली उसके मुंह में वो पैसे डालता है और कहता है ये क्या किया है तूने, हैं। और गन पार्क लिटरली उसका मुंह पैसों में डाल के कहता है ये वो लड़की है या पैसे बताना मेरे को, हैं। ये बंदा लगा पड़ा उसे धड़ाधड़ मारने में और कहता है क्या करेगा तू, है बिना पैसों के क्या कर देगा, कुछ नहीं खरीद सकता तू, तेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे। इतने में ये कहता है तुम पैसों से सब नहीं खरीद सकते हो, तुम 100 ग्रैंड से भी एक फैमिली को नहीं खरीद सकते हो। इतने में हम देखते हैं ये बंदा चश्मा उतारता है, मुंह से धुआं निकालता है और कहता है मुझे शुरू से पता था तू एनिमल है जो कभी भी कुछ भी प्यार से समझ ही नहीं सकता। तुझे ट्रेन करते करते 1 महीना हो गया है, मंथ्स हो गए हैं, तो मुझे लगता है आज तेरे को टेस्ट कर ही लेता हूँ। और ये बंदा सीधा अपनी शर्ट फाड़ देता है। भाई बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, सीधा शर्ट फाड़ ही देता है। और ये कहता है ये तेरा पहला टेस्ट है। भाई एक बार इसे देखो तो सही, इसका हाथ देखो क्या लग रहा है ये बंदा। और ये कहता है कि अगर मैं तेरे को मारूं और उसके बाद भी तू सांस ले रहा होगा तो मैं तुझे जाने दूंगा, ठीक है। और इलाई कहता है ये मेरा पहला टेस्ट नहीं है, ये मेरा लास्ट होगा क्योंकि मैं हैदर को देखने जा रहा हूँ। बेशक तू मुझे जान से मार दे लेकिन मैं जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। और ये बंदा लिटरली गन के ऐसे गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है तुझे सुनाई दे रहा है मैं जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, बेशक मैं तेरे को एक एक करके पूरा काट दूं। और हम देखते हैं यहाँ पर अरे ये दोनों भाई फिशिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। यहाँ पर गू किम और गन किम बैठे हैं और गन कह रहा होता है भाई क्या बंदा था वो। और इस बात को लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो गू कह रहा होता है यार इसको तो बहुत लंबी स्टोरी थी। गन कहता है अरे इससे भी ज्यादा लंबी है। फिर ये पूछता है अबे यार लेकिन ये क्या है, कैसे हो सकता है ये, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका पेट कितना ज्यादा बाहर दिखता है, किसी ने नोटिस नहीं किया क्या था ये। लेकिन गन बताता है जो फीटस है ना बहुत स्ट्रेंज क्रीचर है सच में। गू कहता है क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। अगर एक माँ नहीं चाहती उस बच्चे को जिंदगी में लाना तो वो जो फीटस होता है ना वो बहुत ट्राई करता है कि जितना हो सके छुप जाए। तो वो जो स्वोलन बेली होता है वो कभी भी मतलब जितना नॉर्मली फूलता है उतना नहीं दिखाई देता। उस बच्चे को शायद पता चल गया होगा कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो अभी आए, लेकिन ये कहता है फालतू बात है, मेरे को मत बता, मेरे को ये बता कि इलाई उससे मिला या नहीं। यहाँ पर गन हंसता है और स्टोरी स्टार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं इलाई पिट पुटा के बुरी हालत में जा रहा है और गन कह रहा होता है तो सच में
समय काफी बेहतर हो चुका है पहले से। मुझे ऐसा लगता है कि तू सब हेड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, या फिर मैं ही थोड़ा नरम दिल हो चुका हूँ। इसके भाई छाती पे वो जो निशान है ना भाई, वो देखो तो सही, क्या तगड़ा बन रखा है। और ये कहता है, बहुत ही अजीब सा एक्सक्यूज दे रहा हूँ। मैंने शायद उसे जानबूझ के जाने दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में उसकी वो जो हॉस्टल वाली ट्रेजिक स्टोरी है वो बार बार चल रही थी। वो बेचारी लड़की हैदर, वो बहुत लेट मिली, और जब वो मिली वो मर चुकी थी। शी वॉज डेड, वो लड़की मर चुकी थी। और हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग इसके फ्यूनरल पे हैं और सब बुरी तरह रो रहे होते हैं। और यहाँ पर सैली कह रही होती है, मुझे शायद सच में हैदर की बात सुन लेनी चाहिए थी। हैदर मेरी वजह से मरी, हैदर मेरी वजह से मरी। और ये बहुत गंदी तरह रो रही होती है, उसकी माँ बुरी तरह रो रही होती है, और उसकी माँ बुरी तरह इलाई जंग पे चढ़ी हुई है कि उसकी वजह से ही सिर्फ मरी वो बेचारी। और इलाई जंग को इसके बारे में 3 साल पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन ये बंदा फिर भी आया क्योंकि उसे पता था उसकी माँ को कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतारना होगा। और यहाँ उसकी माँ बहुत गुस्सा हो रही होती है और ये चिल्ला के कह देती है, अगर तू उसे अबॉर्ट करने के लिए नहीं कहता, वो अपने बच्चे को रख लेती, तो शायद वो हमेशा सीक्रेट रखती इस चीज को और बच जाती। और ये कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने ही उसे मारा है। और यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये बंदा बेशक कितना ही पेन फील कर रहा हो, बट ये लिटरली सबसे ज्यादा दुखी था इस टाइम पे, सबसे ज्यादा। और यहाँ पर भाई सब उसको बुरी तरह मारते हैं। और यहाँ वोरन आके कहता है, तूने उसको अबॉर्शन के लिए बोला, तुझे एक फैमिली चाहिए थी, किसी को यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह नहीं चाहिए थी, सिर्फ तुझे फैमिली चाहिए थी, तूने सब बकवास किया, तुझे पता था ना हम सारे ऑर्फन्स हैं, हाउ कुड यू से दैट यार। और ये सारे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं, हम तेरे को वापस वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे हम किया करते थे, तूने हैदर को मार दिया। और सब उसे छोड़ के निकल जाते हैं। और ये बंदा सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर हैदर आई है और वो उससे बोल रही होती है, क्या तू ठीक है। और ये इमेजिन कर रहा है कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, बट ऐसा नहीं है। ये बंदा अकेला है, उसके हाथ से रेयान जा चुकी है, वो कैट जा चुकी है, पूरी फैमिली जा चुकी है। और ये बंदा अकेला उस बच्ची को देखने आया होता है जिसका नाम येना है। और ये वही मोमेंट्स याद कर रहा होता है जब हैदर ने बोला था कि उसकी स्माइल कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। और ये बंदा बुरी तरह रो रहा होता है और ये कहता है, मैं वही करूंगा जो हैदर ने बोला था, मैं कभी भी नहीं रोऊंगा। और एकदम से गू इसको रोकता है और कहता है, चल ठीक है, बहुत हो गया। उसके साथ क्या हुआ, किसके साथ, अरे उस कैट के साथ क्या हुआ, वो मरी नहीं मरी, बची क्या हुआ। तो ये बता दो, उस कैट के साथ एक्चुअली ओली वैंग उसको मारने के लिए गया था और वो लिटरली उसको मार ही रहा था, बट इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है रुक। तो गू कहता है, तो वो बच गई ना, क्या होगा उसके साथ, बच गई ना, किसने बचाया, वो हीरो कौन था बता ना। और गन कहता है, तो स्टोरी थी जो हॉस्टल की वो यहाँ पर खत्म हो रही थी। वो कहता है, अरे पागल है, मैंने तेरे से क्या पूछा है, बताना कौन था वो। और ये बंदा कहे जा रहा है कि तो ये स्टोरी खत्म होने वाली है। ये कहता है, बताना कैट को किसने बचाया, मैं मर रहा हूँ यार, बताना मेरे को प्लीज। और यहाँ पे सारे लोग उससे यही पूछ रहे होते हैं और ये नहीं बताता। और हम देखते हैं इलाई को इन सब लोगों ने बाहर निकाल दिया और ये कहते हैं, तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और ये लोग साफ साफ ये कह देते हैं, हमें शायद कभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए था। और यहाँ पर सैली कह रही होती है, प्लीज यार वोरन, इसके लिए भी हार्ड है, थोड़ा इसके साथ इतना हार्श मत हो। और इतने में ये बुरी तरह हंसता है और कहता है, गाइस क्या हम लास्ट में एक बार हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। और ये लोग जैसे ही मुड़ते हैं, इतने में इलाई यहाँ पे गायब हो जाता है, वो वाला कोट छोड़ के, वोरन चाय वाला कोट छोड़ के। और उन्होंने रियलाइज किया कि ये लास्ट गुड बाय था इलाई की तरफ से। और ऐसे ही इलाई डिसअपीयर्ड हो चुका था। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ घूम रहा है, लेकिन इस बार वो भागा येना के साथ। Just wait a minute यार, let's just take a break, let's just feel the emotion what we are seeing। काफी सैड स्टोरी थी इलाई की यार, मुझे नहीं पता था इलाई का इतना ज्यादा सैड बैकग्राउंड है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पार्कर, और वो कह रहा होता है, क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं बहुत टाइम से कॉमिक बुक में आया नहीं हूँ। और ये बंदा अपने आंख से आंसू निकाल रहा होता है और जैक कह रहा होता है, क्या हो गया बे, क्यों रो रहा है तू, है रो तो डू। इतने में जे उसके लिटरली बैंडेड बांध देता है और ये लोग कह रहे थे, अरे नहीं मैं ठीक हूँ यार। ये बंदा बैंडेड क्यों बांध रहा है। और जैक कह रहा होता है, अरे भाई तू थोड़ा दिमाग लगा के सोच भाई, तेरे को डॉक्टर बनना है नहीं बनना। और डैनियल कह रहा होता है, यार बहुत टाइम हो गया, मैंने तो जे को भी नहीं देखा, ऐसा क्यों फील हो रहा है, डेजा वू है, पता नहीं क्या है ये। और उसके बाद में इन लोगों का मस्त प्लान बन रहा होता है, ये लोग जाएंगे पिकनिक वगैरह पे, जहां पर यहाँ पे लोगन ली भी है। लोगन ली बेचारा अकेला जा रहा होता है और ये परेशान होता है कि इन पागलों के साथ जाना है क्या मेरे को। लेकिन लोगन ली एकदम से देखता है विंजन को और विंजन वो सनग्लासेस पहन के कह रहा होता है, ये तो बहुत अंधेरा है। तो लोगन कहता है, शायद मैं ही इस बंदे का अकेला उजाला हूँ। और ये कहता है, शायद इसके साथ मेरा बढ़िया टाका बिड़ जाए, बढ़िया बंदा है ये भी। इतने में उसको मैरी पकड़ लेती है। तो ये कहता है, जैस्मिन मुझे छोड़ जैस्मिन। तो वो कहती है, अरे मैं मैरी हूँ पागल। फिर ये बताता, अच्छा हाँ वो तो रनवे, वो घर से भाग चुकी है। इतने में बहुत
बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या चल रहा है ये सब। और फिर ये पीछे मुड़ता है और ये एकदम से टकरा जाता है सैली पार्क से, और टकराते ही सैली पार्क उसे कहती है, अबे देखा नहीं जाता आपसे, किसी से टकराया तो कम से कम सॉरी तो बोलो। इतने में कहता है, सॉरी हाँ मुझे तो दिखाई नहीं दी क्योंकि तू बहुत छोटी है। तो ये कहती है क्या कह रहे हैं। इतने में वॉरेन आता है, अपना सर सीधा उसके पेट पे रखता है और कहता है मैंने तुझे देखा नहीं, आई एम सॉरी यार, तू बहुत छोटा है ना। तो ये कहते हैं क्या मैं छोटा हूँ? सैली उसे मना कर रही होती है कि हम इलाई से मिल चुके हैं तो चलते हैं। बट इतने में इसे पता नहीं क्या क्लिक होता है, ये कहता है अच्छा सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैं 3 महीने से कहीं हूँ नहीं ना, दिखा नहीं ना, देखता हूँ अब क्या हो रहा है। अब मुझे समझ आया तू मेरे से लड़ाई करना चाहता है ना। और लोगन बहुत गुस्सा होता है वॉरेन शाय के ऊपर, ये कह रहा होता है कि मैं कैसे मारूं इस छोटे से पपी को, लेकिन ये कहता है कि जा रे छोड़ दिया। और ये बंदा ये सोचता है कि कैसे मैं जोई की मदद कर रहा था उस टाइम पे और ये बंदा भी सेम मदद कर रहा है उसकी। ये बेचारा बंदा कितनी ज्यादा शिवलरी दिखा रहा है, ये बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बंदी को और कुछ नहीं, इसे पता है मरेगा। लोगन ली ने अपने आप को देखा इसके अंदर और यहाँ पर ये दोनों उल्टी करने लग जाते। जोई कहते हैं एक और लोगन ली जैसा आदमी, छी नहीं। बट ये बंदा कहता है मैं थोड़ा नरम दिल का हो चुका हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो निकल जाता है। और हम देखते हैं विन जिन एक गटर में गिर जाता है और वो कहता है कहाँ गया ये, और ये पूछ रही होती है वे इज बिन। फिर सैली पार्क खड़ी हो रही होती है और वो कह रही होती है कैसा अजीब सा स्कूल है, कौन है। और यहाँ पर एकदम से डैनियल आता है और वो उसको हाथ दे देता है। वैसे तो लड़कियां उठा ही रही थी बट डैनियल पार्क भी उसे उठा देता है और ये बंदी शौक हो जाती है और ये कहता है आई एम सॉरी यार, मैं माफी मांगता हूँ अपने जे हाई स्कूल की तरफ से। और वो कहती है मैंने एक एंजल को देखा है हेवन से। और वो बोल रही होती है क्या मैं इंटॉक्सिकेटेड हो चुकी हूँ विद द फेरी टेल लाइक सनशाइन। इतने में ये कहता है ये भाई एटमॉस्फेयर के चक्कर में बहुत ज्यादा बहक जाती है। वो उसे चाटा मारती कहती है फालतू मत बोला कर। इतने में जे उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है तो डैनियल कहता है क्या भैया क्या किस चीज के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट वॉरेन चाहे उससे हाथ मिलाता है और कहता है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, 1083 मैचेस, 1079 विंस एंड 4 डिफीट्स। अब एक तो उसने इलाई से लड़ा जब वो हारा, एक वो गन पार्क से हारा, जेरी कॉन से लगभग हारा नहीं था मेरे, अब जेरी कॉन से हारा था क्या, शायद जेरी कॉन से भी हारा था, और हाँ डेरेक और मैक्स से हारा था। और ये बोलता है मैं हूँ गैंगडोंग का माइटी वॉरेन शाय। और सारे लोग कहते हैं क्या आजकल के वियर्डो बच्चे कैसे हो रखे हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे कोई हमारे स्कूल में है तो नहीं ना। तो सैली कह रही होती है अरे यार मैंने तेरे को मना किया है ना। इतने में जैक आता है और कहता है मैं हूँ जैक, मेरे को मेरा रिकॉर्ड याद नहीं है क्योंकि मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बहुत बुरी तरह मारा और मैं भूल गया हूँ। इतने में सारी लड़कियां वापस चिल्लाती हैं क्या हो रखा है इन बच्चों को, क्या करते रहते हैं ये। और फिर ये बात करने लग जाते हैं बहुत सारी कि ये स्कूल से यहाँ से वहां से, और ये दोनों एक दूसरे का हाथ को टाइटली दबाए जा रहे हैं। और इतने में ये लोग पता नहीं कह रहे होते हैं कि हाँ एक बंदा हमारे स्कूल में भी है थोड़ा सा वियर्ड हो। तो सैली पार्क कहती है अरे उसका नाम क्या था, एक लड़का जिसका नाम था तो सही जो स्कूल में पढ़ता है उसका नाम वास्को है ना। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो वो है। फिर वॉरेन बोलता है अच्छा तो वास्को तुम्हारी बात किया करता था इतनी सारी, और फिर बाद में नाम ले लेके बताता है ये है डैनियल पार्क, ये है जैक, ये है वो। चलो ठीक है थैंक यू बोल देना वास्को को, हमारी तरफ से हमें जाना पड़ेगा। और ये कहता है हमारा बॉस हमारी राह तक रहा होगा इसलिए हम चलते हैं। और ये लोग भी डिसअपीयर हो जाते हैं और विंजन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो गटर में पड़ा है। और यहाँ पर ये जाते जाते बात कर रहे होते हैं जहाँ पर सैली पार्क थोड़ी खुश होती है। तो वॉरेन कहता है बहुत टाइम बाद मैंने तुझे खुश देखा है। तो वो बताते हैं हैदर के बाद मुझे मेरी एज की लड़कियां बहुत टाइम बाद मिली है, लेकिन थैंक यू सो मच वॉरेन शाय, तो हमेशा मेरे साथ रहा था। तो ये कहता है अरे थैंक यू की क्या बात है, मैं तो साथ ही रहना चाहता, मतलब ये कहता है थैंक यू की कोई बात नहीं है, एक फैमिली किस लिए होती है। फिर ये एकदम से डेरेक और मैक्स को याद करने लग जाता है। तो उनका सीन ये हुआ था ये दोनों भी निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए और वो कह रहे होते हैं कि हम आएंगे जब तक आप है ना बिग मामा की रक्षा करो, मतलब सैली पार्क की रक्षा करो। तो ये कहता है ऑब्वियसली मैं रक्षा करूंगा, लेकिन ये कहता है थोड़ा मुश्किल तो होगा आपके लिए क्योंकि आप उसे लाइक करते हो। तो ये कहता है लाइक लुइक अब कुछ नहीं पता, मैंने भाई साहब मैंने एक बंदे की जुबान होती है, मैंने बोल दिया उसे प्रोटेक्ट करूंगा तो करूंगा। इसलिए ये बंदा भी बन चुका है अंकल एग्जीक्यूटिव, डेरेक और मैक्स बन चुके हैं अंकल एग्जीक्यूटिव, और ये बंदी मामा है बिग मामा जो भी। और ये तीनों पहली बार मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद। और इलाई जंग अपने बाल सफेद नीले पीले करवा रखे थे लेकिन अब इसने करवा लिए हैं काले और काफी अच्छा लग रहा होता है। सैली भी कह रही होती है तो काले बालों में अच्छा लगता है। और ये है हॉस्टल का डैडी जिसका नाम है इलाई चंग। और हम देखते हैं सी मिडिल स्कूल का सीन, ये है गैंगसियो के अंदर। यहाँ पर एक टीचर आती है जो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। इसका नाम एमिली किम है जो बहुत सेक्सी है और ये कह रही होती है आई लव किड्स सो मच। और ये बंदी बता रही होती है कि किड्स वगैरह अच्छे हैं, ये सब है वो सब है, लेकिन मेरे क्लास में एक किड है जो बहुत अलग है, मतलब स्पेशल किड है वो। और ये कह रहा होता है जरा फ्लूट बजाते हुए कि मैं कोई भी साउंड नहीं बना पा रहा हूँ, क्या चक्कर है। और साइड से एक लड़का कह रहा होता है जेरी मेरी तरह प्ले कर यार इसे। यहाँ पर जेरी
कोन फ्लूट से आवाज नहीं निकाल पाता है, तो उसकी मैम कहती है फ्लूट में मेरे हिसाब से सलाइवा भर चुका है। तो ये बंदा पट पट करके हाथ पे मारता है और उसमें से बहुत सारा खून आता है, तो सारे लोग डर जाते हैं। फिर ये बताने लग जाता है कि ये खून शायद उन लोगों का है जिनको मैंने कल मारा था, उनसे लड़ाई हो गई थी, बढ़िया मारा था। और फिर ये बता रहा सारे लोग डरे पड़े हैं, लेकिन ये बता रहा होता है कि ये जो फ्लूट है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये स्पेशल इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये फ्लूट मेरी बम्बू फ्लूट टूटने के बाद है ना उसने दिलाई थी, मतलब जेक किम ने दिलाई थी। इसको मैं अपने साथ जिंदगी भर रखूंगा। और ये लिटरली सारे बच्चों से बहुत अच्छे से बात करता है क्योंकि इसकी एज के ही बच्चे हैं सारे, ऑब्वियसली 15 साल का ये खुद है सांड। और ये बंदा सबको बता रहा होता है कि मैंने 15 लोगों को मारा, 10 लोगों को मारा, और बच्चे भी मजाक कर रहे होते हैं कि हमने भी 30 लोगों को मारा, तुम्हें पता है। ये सब चल रहा होता है और ये बंदा जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे इसकी मैम पीछे से बोलती है नहीं नहीं नहीं, अगर ये प्रॉब्लम किड जेरी ये इन बच्चों के साथ रहा तो ये इन्फ्लुएंस खराब करेगा, मतलब ये खराब करेगा सबको, ये सबको वैसा बना देगा जो एक क्रू है प्रॉब्लम किड्स का सी मिडिल स्कूल के अंदर जिसका नाम द मॉन्स्टार है, वैसा बना देगा। और सीन ये है यहाँ पर ये लोग एक बंदे को बहुत ज्यादा चढ़ा के बैठे हैं। ये लोग लोगों से पैसे भी लेते हैं, तो ये एक क्रू है, ऑब्वियसली ये फालतू काम कर रहे हैं। और इस क्रू का जो हेड है वो बंदा बिग डील के अंदर शामिल हो चुका है और इसका नाम है लाइनमैन। और ये बंदा सबको फालतू बातें कर रहा होता है, बता रहा होता है कि मैं जे किम का मतलब तो मैं प्रैक्टिकली ब्रदर मान सकते हो, मैं ब्रदर टाइप हूँ उसका, मैंने उससे एक आध बार लड़ाई भी करी है। तुम्हें पता है मेरा नाम क्या रख रखा है उन्होंने नाम रख रखा है गैंगस्यूज का हिडन ड्रैगन। ये कह रहा होता है मैं फालतू क्या ही बोले जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये बताता है मैं उनमें से एक हूँ जो जैक के एक पंच से नॉकआउट हो चुका था, मतलब टेक्निकली मैंने उसे देखा था और यहाँ पर ये कहीं नीचे पड़ा हुआ है, दिख भी नहीं रहा होता। और ये बंदा चढ़े जा रहा है, फालतू बातें किए जा रहा है। इतने में ये जो स्टूडेंट्स है वो उससे पूछते हैं सर तो आप उसको भी जानते होगे ना, जेरी कौन, मतलब जे किम का स्वॉर्ड, वो राइट हैंड मैन, उसको जानते हो ना। तो बोलता अरे यार वो उससे बढ़िया, मतलब बढ़िया लड़ता था वो बंदा, लेकिन लास्ट में वो मेरे से हार गया। उसके मुंह पे एक स्कार है, लंबे बाल हैं। ये सोच रहा होता है कि भाई उसको टॉप नॉच बना देता हूँ, सेलिब्रिटी से भी बढ़िया, क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा कोई मिलने वाला है। और इतने में एक बंदा आता है, वो काट देता है इसकी बात और कुछ कहता है। इतने में ये उसको लात मारता है और कहता है मेरे को काटा कैसे, लेकिन वो बताता है सरकार मेरी सुन तो लो, मारते रहते हो, यहाँ पर एक लड़का है जो बहुत ट्रबल दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, क्या करें उसका। तो वो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। फिर ये जाता है और ये जेरी कौन ही होता है जो अपना मस्त फ्लूट प्रैक्टिस कर रहा होता है, मस्त अपना सोच रहा है कि हाँ बढ़िया बजाऊंगा जेक किम के सामने, खुश हो जाएगा जेक किम। इतने में ये आता है, उसका चाटा मारता है, वो इग्नोर ही कर देता है, लेकिन उसकी फ्लूट गिर जाती है, जिसपे जेरी कौन उसे कहता है मेरी फ्लूट उठा के दे दो जरा। और वो उठाता है और वो लिटरली टेबल पे मार के तोड़ देता है। और यहाँ पे इसकी फटी पड़ी है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। और जैसे ही तोड़ा तो जेरी कौन के इमोशंस हिट हो जाते हैं, पीकली हिट हो जाते हैं। और वो बंदा बस यही सोचता है कैसे जेक किम ने मुझे दिया था, कैसे मैं सो रहा था, इसके बाद मैं हर जगह इसको लेके जा रहा था, उसने तोड़ दिया। और भाई ये बंदा कुछ सोचे उससे पहले तो ये लिटरली उसके मुंह पे मुंह रख देता है और कहता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप सबको ये वाला एपिसोड, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।